अगला टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन में से, जब एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा और एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। देखो, अगर एग फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म आपका इंटर हुआ, स्पर्म इंटर होके जो फर्टिलाइजेशन होगा ऑलवेज फेलोपियन ट्यूब में होगा। को ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो आपका स्पर्म आया, स्पर्म ने आके क्या करा, यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया एग को, और एग फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पे, गर्भाशय में। ठीक है, तो यूटेरस के अंदर आके वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो वो होगा फेलोपियन ट्यूब में, होने के बाद वो इम्प्लांट होगा कहाँ पे, आगे यूटेरस में यानी गर्भाशय में। ठीक है, और फिर आपके पूरे स्टेजेस चालू होंगे। ये दिखा रखा है किस तरीके से निषेचन होता है आपका, एग के अंदर स्पर्म एंटर करता है और वो जाइगोट बन जाता है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, या स्पर्म अंदर घुस गया, ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट बनने के बाद जब वो जाइगोट बन गया, वो जाइगोट फिर डिवाइड होता है मल्टीपल सेल्स में, और वो सेल धीरे धीरे पूरा का पूरा बेबी का रूप लेता है। ठीक है, तो इस बेबी को, ये जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है आपका, इस बेबी को पोषण चाहिए, तभी तो ये बड़ा हो पाएगा, सारे न्यूट्रिशन चाहिए इसको, तब जाके पूरा का पूरा क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। तो बेबी को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मादा के ब्लड से मिलता है, जो मादा होती है उनके ब्लड से मिलता है। और वो ब्लड से जो आपका बेबी होता है वो जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। ये प्लेसेंटा है वो एरिया, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, बच्चा जो होता है उसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है प्लेसेंटा से। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, प्लेसेंटा है। ये एरिया क्या है हमारा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ही वो जगह होती है जहाँ से बच्चे को पोषण मिलता है। और बच्चा प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़ा होता है। देखिए नाभि है इसकी, तो नाभि से वो जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड। तो वो अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़ा होता है और यहीं से बच्चे को पूरा का पूरा पोषण मिलता है। तो अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो फर्टिलाइज होने के बाद कहाँ पे आगे चिपक जाएगा, आपके गर्भाशय में यानी यूटेरस में। और यूटेरस में चिपकने के बाद वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल, वो पूरा 9 महीने लगेंगे बेबी को रेडी होने में, बेबी को पूरा तैयार होने में। तो उस 9 महीने के बाद फिर उसका जन्म होगा, और उस 9 महीने तक जो उसका पोषण होगा, जो भी उसका वेस्ट होगा या उसको कोई भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो मादा के ब्लड से ही होगा। और ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है कहाँ से, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को पोषण मिलता है, और यहीं से बच्चा क्या कहते हैं, सारा का सारा वेस्ट भी एक्सक्रीट आउट करता है। जो भी वेस्ट बच्चे के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो भी हानिकारक पदार्थ है, जो भी वेस्ट है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा वेस्ट भी वो यहीं से रिलीज करता है। यानी जब तक गर्भाशय के अंदर बच्चा होता है तब तक वो अपना सारा का सारा वेस्ट भी यहीं से बाहर की तरफ निकालता है, और सारा न्यूट्रिशन भी इसी रास्ते इसके पास आता है। यानी प्लेसेंटा से सारा काम होता है, और ये अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़ा होता है इस बच्चे से। ठीक है ना, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका पूरा का पूरा बेबी बनने का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, देखते हैं। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये साइकिल किसी एक जनरल डेज है, 28 डे नॉर्मल डेज होता है कि 28 डे का एक साइकिल होता है नॉर्मल। कम ज़्यादा कुछ हो सकते हैं, तो कोई ज़्यादा फिक्स नहीं, एवरेजली हम 28 डे लेके चलते हैं। तो एक 28 दिन का एक साइकिल होता है। उस 28 दिन के साइकिल में जो यूटेरस होता है यानी गर्भाशय होता है, वो जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए रेडी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में अगर मान लो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग आएगा, और जो वोल एक्स्ट्रा जो थिकनेस है, जो वोल की एक्स्ट्रा थिकनेस है, उसको ब्रेक कर देगा, और ब्लड और म्यूकस के रूप में पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो पहले 5 डेज, जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है, पहले 5 डेज जो आपकी ब्लीडिंग होगी, पूरा का पूरा जो वॉल एक्स बना हुआ है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगले जो आपके 5 दिन है, उस अगले 5 दिन में वो दोबारा से जो थिकनेस टूट के चली गई, रिलीज हो गई है, वो दोबारा से बनना चालू होगी, वो थिकनेस दोबारा से रेडी होगी, थिकनेस रेडी होगी। उसके बाद जो हमारे पास 11 से लेकर 18 दिन है, इसमें ओव्यूलेशन होगी, मतलब आपका जो ओवेरी है उसमें से एक एग रिलीज होगा, उसमें से एक ओवम रिलीज होगा, वो एग जो है आपका फेलोपियन ट्यूब में आएगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो होती है मेनली 11 से लेकर 18 दिन के अंदर होती है। फिर 19 से लेकर 28 दिन तक वो जो वॉल है वो रेडी होती रहती है, उसकी थिकनेस बढ़ती रहती है, लगातार उसकी थिकनेस बढ़ती रहती है। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो एग जो है पूरा का पूरा यूटेरस रेडी हो चुका था उसको इम्प्लांट कराने के लिए, लेकिन जो एग था वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो वो एग आएगा और पूरे के पूरे वॉल को ब्रेक करके बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये जो पहले 5 दिन ब्लीडिंग होती है, वो जो एग आपका आया अनफर्टिलाइज एग, वो अनफर्टिलाइज एग पूरे के पूरे सेल को, पूरे के पूरे वॉल को ब्रेक कर देता है, और म्यूकस और ब्लड के रूप में पूरे शरीर से बाहर रिलीज कर देता है। तो इसी को रजोधर्म या महावरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है आपका,
पूरा का पूरा जो साइकिल है इसको ऋतु चक्र बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ब्लीडिंग हो रही है, जो आपकी ये ब्लीडिंग प्रोसेस है, आपको पूरा का जो अनफर्टिलाइज एग आया उसने वॉल को पूरा ब्रेक कर दिया, ये इम्प्लांट होने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा आपका वो अनफर्टिलाइज एग था, उसने वॉल को ब्रेक करके बाहर निकाल दिया, तो आपकी थिकनेस फिर इंक्रीज होती है, फिर वो एग आता है, एग आके फिर पूरे के पूरे वॉल को बाहर निकाल देता है। तो ये प्रोसेस जो है आपका चलती रहती है, हर मंथ 28 डेज तक चलती रहती है, जब तक आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा ये साइकिल चलती रहेगी, हर 28 डेज में ये रिपीट होती रहेगी। तो इसी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और अगर आप उसकी ब्लीडिंग की बात करो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। हिंदी में महावरी या रजोधर्म बोलते हैं। और ये जो पूरा चक्र चल रहा है 28 डेज का, इसे हम क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र, ठीक है ना। तो ऋतु चक्र सिंपल है उसको बोलते हैं, तो ऋतुस्राव भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ब्लीडिंग हो रही है, जो पहले 5 दिन ब्लीडिंग होती है तो ऋतुस्राव भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एग फर्टिलाइज होगा, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो एग फर्टिलाइज अगर हो गया तो ऐसे में क्या होगा आपका कि वो इम्प्लांट हो जाएगा और पूरा का पूरा बेबी बनने का प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो पूरे का पूरे जो एक्स्ट्रा थिकनेस आई है बॉल की, यूटेरस की, उसको ब्रेक कर देगा और म्यूकस और ब्लड के रूप में बाहर निकाल देगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कर देगा, ठीक है, यानी रजोधर्म कर देगा, ऋतुस्राव कर देगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। इसका टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो 3 लॉ है मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस के। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई जीन है, उसमें 2 डिफरेंट एलीलीज है, मतलब वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, वो एक टॉल है और एक शॉर्ट, मतलब एक के पास जो जीन है उसके पास एक कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी। तो हेट्रोजाइगस में दोनों में से किसी एक जीन की ही प्रॉपर्टी को शो करेगा, एक ही जीन सिर्फ और सिर्फ दिख पाएगा, प्रभावी होगा, दूसरा जीन उसके पीछे छुपा होगा। अगर कोई भी जीन, किसी भी जीन के अंदर 2 अलग अलग एलीलीज है, दो डिफरेंट एलीलीज है, तो ऐसे में क्या होगा, वो सिर्फ एक ही जीन को, एक ही एलीलीज को शो कर पाएगा, दूसरा उसके पीछे रिसेसिव होगा। तो हम ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा अगर 2 डिफरेंट है, रिसेसिव वाला छुपा रहेगा हमेशा। इसी रीजन की वजह से जब हम टॉल को प्योर शॉर्ट से क्रॉस करते हैं, अगर हम प्योर टॉल को प्योर शॉर्ट से क्रॉस करते हैं, प्योर शॉर्ट से हम क्रॉस करते हैं, तो ऐसे में सारे के सारे क्या बनते हैं, हमारे टॉल। क्यों? क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट है वो टॉल है और जो रिसेसिव है वो क्या है, शॉर्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर आप कहीं पे भी हेट्रोजाइगस जीन देखते हैं तो उस हेट्रोजाइगस में एक ही डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, और डोमिनेंट के रहते हुए कभी भी रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर सकता, ओनली एंड ओनली डोमिनेंट का कैरेक्टर ही दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टॉल कैरेक्टर प्रेजेंट है, टॉल का जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो टॉल ही होगा, बेशक उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्मॉल टी प्रेजेंट हो। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होने के बावजूद वो टॉल ही होगा, और दोनों अगर कैपिटल टी है, होमोजाइगस है, तब भी वो टॉल ही होगा। तो ये है टॉल विद अब क्या है, इसके बाद एक शॉर्ट जीन है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या, हमारे टॉल में कोई शॉर्ट जीन नहीं है। तो ऐसे में लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बताता है कि अगर 2 डिफरेंट जीन होंगे हमारे पास, तो जो डोमिनेंट होगा वही शो होगा, रिसेसिव वाला शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड की बात करी जाए, जो सेकंड लॉ है उसकी बात करी जाए, तो सेकंड लॉ है हमारे पास पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या फिर हम सिंपली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब क्या है कि जिस टाइम गैमिट बनते हैं, जिस टाइम ओवम या एग बनते हैं, स्पर्म बनता है, जिस टाइम गैमिट बनते हैं, गैमिट बनने के टाइम में जो आपके जीन हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके एलील्स अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो गैमिट फॉर्म करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का जीन, तो ये गैमिट बनाते टाइम टूट जाएगा, कैपिटल टी का गैमिट अलग बनेगा और स्मॉल टी का गैमिट अलग बनेगा, ठीक है। तो यहीं से हमने सीखा था कि गैमिट फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हम उसका क्रॉस करा कर आगे देखते हैं। तो हमने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस सीखे वो कुछ हद तक इसी पे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक जीन लिया कैपिटल टी और उसको स्मॉल टी से क्रॉस करा। तो क्रॉस करते टाइम हम बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं। क्रॉस करते टाइम मान लो ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। क्रॉस करते टाइम तो इनके दोनों ब्रेक करके कैपिटल टी और कैपिटल टी बन गया, इसका भी ब्रेक कर गया स्मॉल टी और स्मॉल टी बन गया। अब ये क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जो फिलियल 1 जनरेशन होगी उसमें सारे के सारे क्या आएंगे, टॉल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पे यही बोलता है कि अगर आप प्योर टॉल को प्योर शॉर्ट से, कोई भी प्योर 2 ब्रीड को अगर आप क्रॉस कराते हो तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देंगे, रिसेसिव नहीं दिखाई देगा। फर्स्ट जनरेशन में ओनली एंड ओनली डोमिनेंट ही दिखाई देगा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, टॉल। तो इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, टॉल। सारे टॉल दिखाई देंगे, चारों के चारों टॉल, ठीक है। तो यही हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि हर आपके जो जीन होते हैं वो जीन गैमिट फॉर्मेशन की तरह
के टाइम ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर दो अलग अलग जीन की फॉर्मेशन करते हैं, दो अलग अलग गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और यही गैमेट्स फिर हमारे क्रॉस करके फिर आगे न्यू जनरेशन में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया सेकेंड लॉ। ऐसे ही हमारा थर्ड लॉ है, इसका क्या नाम है देखते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब है कि आपका कोई एक जीन की आनुवांशिकता, कोई एक जीन का होना दूसरे जीन की आनुवांशिकता पे निर्भर नहीं होता। मतलब राउंड के साथ येलो आएगा या राउंड के साथ ग्रीन आएगा, ये फिक्स नहीं कर रखा हमने। राउंड के साथ येलो भी आ सकता है और राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, और रिंकल के साथ येलो भी आ सकता है, रिंकल के साथ ग्रीन भी आ सकता है। मतलब किसी एक जीन के होने ना होने से दूसरे कैरेक्टर या दूसरे जीन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी रीजन की वजह से जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं हमें सारे देखने पड़ते, सारे बना के चेक करने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है कि लॉ ऑफ हमारा मतलब कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सा जो आपका मतलब आपने क्रॉस कराया तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आपने ये देखा होगा डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, अगर हम या राउंड और येलो को अगर आपस में क्रॉस कराते हैं तो मतलब रिंकल्ड और ग्रीन लेकर, तो सारे केसेस बनते हैं। उसके अंदर चारों पॉसिबल केसेस होते हैं, वो राउंड और येलो भी हो सकता है, राउंड एंड येलो, साथ में वो राउंड और रिंकल्ड भी हो सकता है, राउंड और ग्रीन भी हो सकता है, फिर रिंकल्ड और येलो भी हो सकता है, और एंड येलो भी हो सकता है, और रिंकल्ड और ग्रीन भी हो सकता है। मतलब सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। कोई सी एक के होने से कि राउंड हो रहा है तो राउंड के साथ ग्रीन ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राउंड के साथ येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो जितने ही पॉसिबल केसेस बनते हैं वो सारे हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये